नोएडा में हॉस्पिटल से बच्चा चोरी होने का मामला आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। विकासनगर में बदमाशों ने बुजुर्ग से लूटे 5 लाख रुपए। पीड़ित ने पीएनबी बैंक से निकाले थे रुपए। बैंक से निकलते हुए हुई वारदात। पीलीभीत में किसान की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ। किसान ने तेंदुए का वीडियो बनाकर किया हुआ है। रामनगर में एसबीआई के एटीएम में सांप निकलने से मचा हड़कंप। सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। आगरा में आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर किया हमला। स्थानीय लोगों ने बचाई मोर की जान। थाना सदर क्षेत्र के सुहल्ला का बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने किए बाबा केदार के दर्शन। पूजा करके लिया आशीर्वाद। उनके साथ फिल्म निर्माता निर्देशक राजा मौली के पिता और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी रहे मौजूद। मुरादाबाद में आन्या एक्सपोर्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। बाराबंकी में स्टीयरिंग फेल होने से पलटा ट्रक। बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर। बुलंदशहर में युवक की चाकू से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। फिरोजाबाद में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। एक युवती की मौत, 5 लोग घायल। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। अलीगढ़ में कैंटर और रोडवेज बस में हुई टक्कर। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की हादसे में मौत। बिजनौर में तूफान ने मचाई तबाही। सड़क किनारे बाइक पर गिरा पेड़। हादसे में 2 लोगों की मौत। हरिद्वार में आंधी के चलते कई जगहों पर गिरे पेड़। 4 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हल्द्वानी में आंधी तूफान का कहर। चलती कार के ऊपर गिरा भारी भरकम पेड़। मथुरा में दीप नर्सिंग होम के एसी में लगी आग। अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। लखनऊ में बिजली विभाग ने की कार्रवाई। चेकिंग अभियान के तहत कई जगहों पर पकड़ी गई बिजली चोरी। मुजफ्फरनगर में मौलाना कासिम के घर एनआईए की छापेमारी। 3 घंटे टीम ने मौलाना के परिवार से की पूछताछ। फतेहपुर में छापेमारी से खदान में मचा हड़कंप। मोरम खदान में कमिश्नर ने मारा छापा। लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लिया। सीतापुर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में ट्रैक्टर मालिक ने खुदकुशी की। परिजनों का आरोप। पुलिस की पिटाई से परेशान होकर उठाया कदम। कानपुर में पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर लालजीत द्विवेदी को लगाया करोड़ों का चूना। कौशाम्बी के साडो गांव में हुई लाखों रुपए की चोरी। 13 लाख के गहने, 3 लाख कैश किया पार। गाजीपुर में नजूल की जमीन पर धड़ल्ले से हो रहा था निर्माण कार्य। इसकी जानकारी लगते एक्शन में आए जिला प्रशासन। बलरामपुर के बाजारी इलाके में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमणकारी व्यापारियों के तोड़े गए टीन शेड। मौके पर नगर कोतवाल और एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस रही मौजूद। इटावा में डिप्टी सीएम ने 500 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बोला हमला। कहा देश को तोड़ने और नफरत फैलाने का काम करें कुछ शक्ति। वाराणसी में टीबी मुक्त पंचायत अभियान का हुआ आगाज। विकास भवन से आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने की शुरुआत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कौशाम्बी में बाबा आरिफ शफी की दरगाह में लगाई हाजिरी। मदरसा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी की शिरकत। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भागवत कथा में की शिरकत। साधु संतों से भी हुई मुलाकात। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान। 5-6 जून को गैरसैंण में युवा संसद का होगा आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी धरने की चेतावनी। कहा 5 दिन में माल रोड को सुव्यवस्थित करने के साथ ही पुनर्निर्माण कार्य को करें पूरा। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। रुड़की में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक। यूपी के भाजपा एमएलसी अश्विनी त्यागी भी हुए शामिल। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर बुरांश के पास टूटा पुल। ग्रामीणों की आवाजाही बाधित। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने भी बॉर्डर तक जाने में हो रही है दिक्कत। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में धार्मिक स्थल को लेकर एक्शन लिया गया। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया। पौड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका ने तेज किया अभियान। लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया 3 दिन का अल्टीमेटम। बुधवार का दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। रामपुर की सेशन कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को बरी कर दिया। जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और विधायकी भी गई थी, उसी केस में रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। रामपुर कोर्ट की सजा के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना अब ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इशारा भी किया है।
देखिए अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष उसको देख रहा है और देखकर उसको निर्णय करेंगे, बताएंगे। दरअसल ये पूरा मामला हेट स्पीच से जुड़ा है। हेट स्पीच से जुड़ा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान ने चुनावी भाषण के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जाहिर तौर पर आजम के हक में आया कोर्ट का फैसला सियासी तौर पर भी आजम के लिए बड़ी राहत है। निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के आधार पर सजा दी थी उन्हें अमान्य करते हुए ऊपरी अदालत ने लगभग 7 महीने के बाद आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर अब सियासत पूरे परवान पर है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद आजम खान के चेहरे पर लंबे समय के बाद एक सुकून था। बेटे अब्दुल्ला आजम के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। हालांकि दोनों ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आजम के फैसले के बाद सियासत की जुबान खूब चली। कोर्ट के फैसले के बाद सपा ने सीधा भाजपा पर हमला बोला, जबकि कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने आजम की विधायकी रद्द होने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। समाजवादी पार्टी के विधायकों को सजा हुई, तत्काल रूप से आपने सजा खत्म कर दी। अब जब कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया तो फिर सदस्यता उनकी बाहर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ चुनाव करा दिए गए इतना आनंद फानन में। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। सदस्यता खत्म की गई थी तो उस पर भी पुनर्विचार होने की आवश्यकता है कि जिस भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान के खिलाफ थाने में शिकायत की थी और मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था, उन्हीं आकाश सक्सेना के मुताबिक कोर्ट के मौजूदा फैसले से आजम खान की विधायकी को लेकर पहले के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो संवैधानिक पद होता है वो चुनाव होता है और 6 साल के लिए चुनाव उसका बाद होता है, तो उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ है कि हेट स्पीच के मामले को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन पूरे तौर पर वो अभी अधूरी है। उत्तर प्रदेश की 2 विधान परिषद सीटों पर 29 मई को वोटिंग होनी है और इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सामने गुगली फेंक दी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे समाजवादी पार्टी के खेमे में नई हलचल हो सकती है। मऊ में हुए कार्यक्रम में एबीपी गंगा ने राजभर से सवाल किया कि एमएलसी चुनाव में उनके विधायक किसको वोट देंगे, तो सुनिए उनका जवाब क्या है। कोई मांगे तब ना, कोई तो मांग ही नहीं रहा है। हम तो बहुत बड़े पेशों पेश में कि दें उठवा किसको, लेकिन ये कभी समय है 29 को वोटिंग है, तो अभी तो आज 24 है, अभी 4 दिन का और टाइम है। 4 दिन के बीच में हो सकता कोई मिल ही जाए। इस गोलमोल जवाब के बाद हमारी टीम ने सीधा सवाल पूछा कि अगर अखिलेश यादव ने आपसे समर्थन मांगा तो आपका स्टैंड क्या होगा। मांगे वोट तो देना है, अगर मांग दिए तो देना है, जो मांगेगा उसको देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देना है, कोई मांगे, अब जो नहीं मांगेगा तो उसको हम काहे को दें वोट। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजभर पर सीधा हमला किया है और भाजपा का पिछलग्गू होने का आरोप भी लगाया। अब जो भाजपा के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, हम भाजपा का भले न माने, लेकिन लोग उसको भाजपा का मानते हैं। यूपी विधानसभा के 403 विधायकों में से 255 विधायक अकेले भाजपा के हैं। समाजवादी पार्टी के 109 विधायक हैं। एमएलसी उपचुनाव में जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की ही जरूरत है। ऐसे में सपा अगर सुबह सपा के विधायकों का वोट ले भी लेती है तो भी एमएलसी चुनाव में भाजपा को हराना नामुमकिन ही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुआ था, जो फिलहाल तक तो कायम है, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों के बाद खटास आनी शुरू हो चुकी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद नगर निकाय चुनाव 2023 में सपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद सपा और रालोद के गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल के संकेत मिलने लगे हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आई। रालोद ने निकाय चुनाव में मिली हार का सीधा आरोप सपा पर लगा दिया। ऐन वक्त पर, जबकि पहले राउंड के चुनाव की पर्चा दाखिला की तिथि 1 दिन रह गई थी, तो सिंबल भी बहुत सारे जगहों पर नहीं जा पाया जो लड़ना चाहते थे। इसके कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य का रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। लगभग 7-8 जगह ऐसे रहे जहां समाजवादी पार्टी के कारण राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार गया।
सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर रालोद ने आगे बढ़ने और ऑप्शन खुले रखने के संकेत भी दिए हैं। फिलहाल रालोद 2024 लोकसभा चुनाव में जुटी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर मिल रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को महराजगंज से सुनवाई के लिए कानपुर कोर्ट पहुंचे, जहां 38 दिन बाद इरफान सोलंकी पर दर्ज कुल 7 मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट जाते वक्त इरफान ने विक्ट्री सिग्नल दिखाया और खुद की जीत पर भरोसा जताया। हमारी होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को विधायक को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई की जा रही थी। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर ले आया गया, जहां एसीएमएम कोर्ट 3 में इरफान के खिलाफ लगे 3 केस में चार्ज फ्रेम, जिसमें जाजमाऊ में एक महिला का घर फूंकने का भी मामला था। 3 केस सुनने के बाद कोर्ट में इरफान के बाकी 2 केस में आगे की तारीख दी गई है। सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने प्रशासन पर कई आरोप लगाए, जिसमें एक ये भी है कि इरफान को जेल में सही से नहीं रखा जा रहा, कि जेल के अधिकारियों के द्वारा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी बैरिंग में मच्छर के साथ साथ मेढक भी रहते हैं। सुनवाई के बाद भी इरफान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने बड़ी ही शायराना अंदाज में अपने इरादे जताने की कोशिश भी की। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। फिलहाल कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद बचाव पक्ष की गवाही शुरू होगी। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने को लेकर 20 राजनीतिक दलों में अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं और उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। संयुक्त रूप से जारी एक पत्र में सभी 19 दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने पर भाजपा को घेरा और इसे राष्ट्रपति का अपमान भी बताया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली पार्टी में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, एमडीएमके, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल है। वहीं इन पार्टियों के अलावा एआईएमआईएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने पर समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम वजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं विपक्षी दलों के विरोध पर भाजपा ने हमला करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एक हो जाएं, तब भी पीएम मोदी को कोई नहीं रोक सकता। जितनी ताकत है जो बची कुची अभी 24 का चुनाव आने से पहले और एकत्र हो जाएं। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के अंदर सत्य की सत्ता। जहां एक तरफ 20 पार्टियों ने विरोध किया, तो वहीं बीजेडी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला किया। हालांकि बीएसपी और बीएसआर का रुख अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज है। विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया, तो भाजपा ने नई संसद को 2024 के संग्राम से जोड़ा। एक तरफ जहां कई विपक्षी पार्टियों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा नए भवन का उद्घाटन न कराने पर देश के लोकतंत्र का अपमान बताया। अपनी भी फोटो वो खिंचवाएं, पर राष्ट्रपति जी की खिंच जाने देना। दलित है, आदिवासी है, महिला है, उनका अपमान न करें। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता, तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित तक नहीं किया। राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज की। वहीं अखिलेश यादव ने एक श्लोक लिखकर नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं, बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने और समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। उसके उद्घाटन में क्या जाना। विपक्ष के हमलों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। कहा कि ऐतिहासिक मौके से विपक्ष की दूरी 2024 में जनता से भी दूरी बना देगा। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। अभी तक तकरीबन 20 दल ऐसे हैं जिन्होंने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए, नए संसद भवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। एक तरफ कांग्रेस समेत 20 दलों की तरफ से बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 28 मई को होने वाले नए संसद के उद्घाटन समारोह के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे।
विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। अमित शाह ने खास तौर पर से सेंगोल का जिक्र किया, जिसे नए संसद भवन में रखा जाएगा। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को लेकर कई ऐसी बातें बताई जिसके बारे में अब हिंदुस्तान के लोग अनभिज्ञ थे। एबीपी गंगा की टीम प्रयागराज के उस म्यूजियम पहुंची जहां पर सालों से सेंगोल रखी हुई थी। देश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों के अंतिम वायसराय की ओर से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सेंगोल यानी कि राजदंड अब संसद की नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। इलाहाबाद म्यूजियम में ये सेंगोल करीब 75 साल तक रखी हुई थी। इलाहाबाद म्यूजियम में ये गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। भारत में सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड दिया था वो प्रयागराज के इसी इलाहाबाद सेंट्रल म्यूजियम में रखा हुआ था। इस शोकेस में वो सेंगोल रखा हुआ था। नेहरू गैलरी है म्यूजियम की पहली मंजिल पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर इलाहाबाद म्यूजियम में रखी गई सेंगोल 4 नवंबर 2022 को इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भेजी गई थी ताकि इसे संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। नई संसद को लेकर विपक्ष पहले से शोर शराबा मचा रहा है, लेकिन सपा ने सेंगोल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे डलना चाहिए ताकि ये और मजहब के मानने वालों को भी ये एहसास हो। जिस सेंगोल को लेकर सियासत गर्म है, उस सेंगोल के बारे में अभी तक जानकारी बहुत खास नहीं थी, लेकिन नई संसद के साथ सेंगोल की कहानी भी अब सुर्खियों में है। रुद्रप्रयाग, जोशीमठ समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से धार्मिक यात्राएं प्रभावित होने लगी है। प्रशासन ने मौसम के अपडेट के साथ ही यात्रा की सलाह दी है। पहाड़ों का मौसम फिर बिगड़ने लगा है। बेमौसम हो रही बारिश एक बार फिर से चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही, लेकिन प्रशासन मौसम को देखते हुए सतर्क हो गया है। मौसम खराब होने के कारण यात्रियों को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से लगातार मौसम सही होने पर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। और जो संख्या दर्शनार्थियों की वो 4.5 लाख से ऊपर चली गई है। आने वाले 3-4 दिनों में मौसम का जो अलर्ट हमको ऑरेंज अलर्ट मिला है। बता दें कि मौसम विभाग ने 26 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद भी हर दिन 22 से 24 हजार के करीब तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। आने वाले 3 दिनों में 24, 25, 26 को मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी क्रम में सभी से अनुरोध है कि आप मौसम की जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करें। केदारनाथ यात्रा में अब तक 4,75,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आगे आने वाले दिनों में इनकी संख्या में और भी इजाफा होने वाला है। ऐसे में खराब मौसम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मैनपुरी के रहने वाले दिव्यांग सूरज तिवारी ने यूपीएससी परीक्षा में अपना परचम लहराया। ट्रेन हादसे में सूरज ने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए। हादसे के बावजूद सूरज तिवारी ने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांगता को अपनी कामयाबी के सामने आने नहीं दिया। यूपीएससी परीक्षा में सूरज तिवारी ने 917वीं रैंक पाकर सफलता हासिल की। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पिता राजेश तिवारी टेलर हैं और इनकी एक छोटी सी सिलाई की दुकान पुरावली में है, जिससे परिवार का खर्चा चलता है। उनके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। क्या करते हैं हम साथ सिलाई करते हैं, लोगों क्या आमदनी, आप कितनी आमदनी कमा लेते हैं और वही कमाते। अब तो ज़्यादा कमाते, 2-3 रुपये कमा लेता था तो कमी इनकम। आज घर में जश्न का माहौल है। बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और कहाँ तक? उन्होंने कुराली से ही की थी पढ़ाई, 8वीं तक यहीं कुराली से ही किया था। उसके बाद में मैनपुरी से किया इंटर तक। हादसे में सूरज ने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए। जो हाथ बचा उसमें भी केवल 3 उंगलियां हैं, लेकिन ये उसकी मेहनत और लगन ही थी जो आज सूरज ने ये मुकाम हासिल कर लिया, जिसे अखिलेश यादव ने भी सराहा है। राहों में चाहे कितने भी कांटे हो, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, समस्याएं चाहे जितनी भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी ने एक बार मन में ठान लिया तो उसे उसके रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता। मैनपुरी के सूरज का यूपीएससी के आसमान पर कुछ ऐसे ही उदय हुआ है।
लोगों के पलायन को लेकर तो आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन शायद ही कभी आपने भगवान का पलायन देखा हो। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 500 साल पुराने जैन मंदिर से भगवान चंद्र प्रभु को पलायन कराया जा रहा है। जर्जर दिख रहा है ये जैन मंदिर 500 साल से अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर कला गांव में खड़ा है, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि पहले जैन लोगों का पलायन हुआ और अब जैन मंदिर से भगवान चंद्र प्रभु के पलायन की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 90 के दशक डकैती और हत्या के कारण जैन समाज के लोग अपने गांव को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। हालात ये हो गए कि अब इस गांव में जैन समाज का एक व्यक्ति भी नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो वो है 500 साल पुराना जैन समाज का मंदिर, लेकिन देखरेख करने वाला कोई नहीं है और ऐसे में अब मूर्तियों को बुढ़ाना कस्बे के जैन मंदिर में स्थापित करने की तैयारी है। पूरी ये है कि यहाँ पे कोई पूजा प्रसाद करने नहीं आना चाहता बुढ़ाने से। जब वो नहीं आना चाहता तो भगवान को यहाँ से ज़्यादातर परिवार बुढ़ाने रह रहे हैं, सब ने वही बुढ़ाना मंदिर है। अच्छा जी, तो जो मंदिर जो है वहीं पे यहाँ से ले जाने का इनका विचार सबका बना। वहीं जैन समाज की जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में तब्दील इस गांव के रहने वाले मंदिर के पलायन से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। परिवार के जितने भी आदमी यहाँ से गए, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जब उनकी याद करके रोए हैं बहुत, और बहुत दुख करे गाँव वाले, हमें भी बहुत दुख है जिनका। आपको बता दें कि जैन समाज के लोगों ने तय किया है कि 25 मई को धूमधाम से मूर्तियों को हुसैनपुर कला के गांव से हटाकर विधि विधान से बुढ़ाना गांव में स्थापित किया जाएगा। बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर धाम से जुड़ी, आपको बड़ी जानकारी दे दे। सत्याग्रह में इस वक्त जो बड़ा अपडेट बागेश्वर धाम को लेकर सामने आया है, देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, एक बड़ी जानकारी, अब कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी है, तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और वाई श्रेणी की सुरक्षा अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिल चुकी है। और केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, और देखिए कड़ी सुरक्षा के घेरे में अब रहेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, और वाई कैटेगरी की सुरक्षा को मंजूरी मिली है। केंद्र की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए पिछले दिनों लगातार जिस तरीके के बयान और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ाया गया और इस सुरक्षा को बढ़ाकर अब वाई कैटेगरी की श्रेणी में ला दिया गया है। यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।